गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है में हम लोग पढ़ रहे हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें ना थोड़ा ग्रोथ वाला सिचुएशन कर लिया है। ग्रोथ वाला सिचुएशन क्या होता है कि अगर इंडक्टर, रजिस्टर और बैटरी को आपस में कनेक्ट कर दे और बैटरी भी डीसी वाली यानी कांस्टेंट वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट कर दे तो अचानक करंट बिल्डअप नहीं होता, ग्रेजुअली धीरे 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 करंट बढ़ते 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 अपने एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। तो वो जो डिके सर्किट था, वो सॉरी ग्रोथ सर्किट है, उसका सिचुएशन हमने लास्ट क्लास में सीखा। मैं जी, तो हमने लास्ट क्लास में ग्रोथ सर्किट देखा। अभी थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। और लास्ट क्लास में कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत आ रही थी, वो उनके दो रीजन है। एक तो उन्होंने आरसी सर्किट अच्छे से रिवाइज नहीं किया। आरसी सर्किट में बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर हम लोग बना चुके हैं। तो ग्रोथ सर्किट में क्या किया कि एक इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया और जब इसको सॉल्व किया तो पहले चेक कर लिया कि सर्किट में करंट है कि नहीं। जैसे स्विच क्लोज किया तो सर्किट में अचानक करंट फ्लो नहीं होगा, इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करेगा, तो इंडक्टर सडनली करंट ग्रो नहीं होने देगा, तो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मतलब ऐसे नहीं कि यहां पे जीरो करंट था तो अचानक करंट ई बाई आर हो गया ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते करंट बढ़ के थोड़ी देर बाद ई बाई आर तक पहुंचेगा और करंट टाइम के साथ डिलेड, ऐसा धीरे से ट्रांजिएंट सर्किट बोलते हैं इसको, जब करंट अपना वैल्यू ग्रेजुअली चेंज करे। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ, बहुत देर के बाद यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रोथ सर्किट। शुरुआत में करंट नहीं, धीरे धीरे करंट बढ़ के ऐसे हो जाएगा। इसमें एक टर्म है जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला एल बाई आर है। तो करंट का फंक्शन चल रहा है मैक्सिमम वैल्यू विच इज ई बाई आर, ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल, और आर टी बाई एल को ही हम लोग एल बाई आर को ही टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो करंट का फंक्शन हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट विच इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये जो आई नॉट है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इस तरह का फंक्शन कभी हमने आरसी सर्किट में भी पढ़ा था। जब चार्ज इंक्रीज होता था तो चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम चार्ज यानी क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। बट वहां पे आरसी सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट टाउ होता था उसका वैल्यू आर इंटू सी होता था। यहां पे टाइम कांस्टेंट टाउ का वैल्यू एल बाई आर है। तो थोड़ा सा दिमाग में एक दो फैक्टर नए बन रहे हैं, बाकी सिचुएशन पुरानी जैसी है। जैसे कैपेसिटर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते थे तो कैपेसिटर सडनली चार्ज नहीं होता था, क्योंकि रेजिस्टेंस सडनली चार्ज पहुंचने नहीं देगा, इनफाइनाइट करंट होने नहीं देगा। तो चार्ज का वैल्यू धीरे 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 बढ़ के फिर कांस्टेंट हो जाता है सीवी। तो ये जो सीवी चार्ज था वो फाइनल चार्ज है, लेकिन वो फाइनल चार्ज अचानक नहीं आया, इनफाइनाइट टाइम के बाद आया। एकदम सेम है। अगर आपको आरसी सर्किट के रिजल्ट याद है तो ये भी हो जाएगा, बस टाइम कांस्टेंट थोड़ा सा बदल गया है। अब इसी सिचुएशन में हम डिके सर्किट करेंगे, लेकिन पहले इसको और समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल स्टेट में कोई भी करंट नहीं था। इनिशियल स्टेट में करंट का वैल्यू जीरो था। इसका मतलब है इंडक्टर अपने थ्रू करंट चेंज नहीं होने दे रहा। इंडक्टर एक्ट्स एज, तो लिख लेना, इंडक्टर एक्ट्स एज इंसुलेटर। देख लो, अगर हमने इंडक्टर के थ्रू बैटरी लगा के रेजिस्टेंस कनेक्ट किया
तो बैटरी रेजिस्टेंस में करंट भेजना चाहता है, लेकिन इंडक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर हो। तो इंडक्टर लगा है, सर्किट क्लोज है, फिर भी करंट इनिशियली फ्लो नहीं हो रहा। तो एट इनिशियल इंस्टेंट इंडक्टर एक्ट्स एज इंसुलेटर और वर्क्स एज इंसुलेटर। और जब बहुत देर हो जाएगी, यानी जब t टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा और हम इसको स्टेडी स्टेट कहेंगे, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो है वो करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते E बाय आर हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा यार इंडक्टर केवल वायर की तरह है, क्योंकि बैटरी E की है, रेजिस्टेंस R पे है, करंट E बाय आर फ्लो कर रहा है, यानी इंडक्टर ऐसा लग रहा है ही नहीं। तो इंडक्टर एक्ट्स एज कंडक्टर। यानी कंडक्टर यानी प्योर रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह इंडक्टर काम करेगा। तो शुरुआत में इंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करेगा और बाद में कंडक्टर। क्या ये आप याद कर पाए? सर ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में उल्टा था। शुरुआत में कैपेसिटर एक्ट्स एज कंडक्टर था, यानी कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो नॉर्मल वायर है और जो भी करंट फ्लो होना है वो होगा। लेकिन एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं होने देता। तो फिर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी ओपन ब्रांच की तरह। आपको याद होगा मैंने ये उसमें क्वेश्चन भी कर रहे थे कि फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, फाइंड करंट इन दैट ब्रांच। उस केस में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए यानी स्टेडी स्टेट आ जाए तो कैपेसिटर के रास्ते में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ओपन सर्किट की तरह काम करता था। जबकि इंसुलेटर में उल्टा बोलना है, सॉरी इंडक्टर के केस में उल्टा बोलना है। इंडक्टर के केस में क्या बोलना है कि जब शुरुआत में इंडक्टर को बोलोगे करंट फ्लो करो तो बोलेगा मेरे पास जीरो करंट है तो मैं जीरो ही रखना चाहूंगा, क्योंकि करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है और मेरा काम फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है। फ्लक्स के चेंज को सडनली नहीं ला सकते। तो इंडक्टर की जो बैटरी है वो इतनी फाइनाइट होती है कि उसमें di by dt हमेशा फाइनाइट रहे। देयर शुड नॉट बी एनी सडन चेंज इन फ्लक्स, dy by dt सडनली। तो उल्टा था कैपेसिटर में, यहां पे सीधा है। यहां इंडक्टर पहले इंसुलेटर है और स्टेडी स्टेट में वो सिंपल वायर है। स्टेडी स्टेट में क्यों है? क्योंकि स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट करंट हो जाएगा। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। जब फ्लक्स कांस्टेंट चल रहा है तो इंडक्टर सो जाएगा, उसको बोलेगा यार कांस्टेंट करंट है, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना करंट बढ़ाना चाहते हो ना घटाना चाहते हो। अगर करंट फिर से चेंज करना या फ्लक्स फिर से चेंज करना चाहते हो, मतलब स्टेडी स्टेट ही बोलते हैं। एक बच्चे का डाउट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट कुछ नहीं होती है, ऐसा कोई शब्द कभी मैंने किसी सवाल में नहीं पढ़ा कि इक्विलिब्रियम स्टेट बताओ। स्टेडी स्टेट होती है, लेकिन अगर आप मैच करना चाहें तो अभी किसी सवाल में इक्विलिब्रियम दिया है तो स्टेडी स्टेट ले लेना, क्योंकि और कोई लॉजिक बना नहीं। बट देयर इज नो इक्विलिब्रियम स्टेट इन दिस केस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी सिखाता हूं। जो नंबर 2 पॉइंट है हमारा डिके सर्किट। डिके सर्किट में एक तो हो गया ग्रोथ सर्किट, एक हो गया डिके सर्किट। डिके सर्किट में एक इंडक्टर ऑलरेडी करंट कैरिंग है। ऑलरेडी एक करंट कैरिंग सर्किट है। पहले मैंने कहा S1 को क्लोज कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये E है, ये रेजिस्टेंस R है, ये L या R2 ले लेते हैं। अब मैंने कहा सर्किट स्विच क्लोज्ड है इनिशियली। तो R1 भी हटा देता हूं, क्या रखा है। ठीक है, स्विच S1 को क्लोज किया लेकिन S2 ओपन है। S1 क्लोज है, S2 ओपन है। तो आपको
फाइंड करंट इन स्टेडी स्टेट। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप कहेंगे यार स्विच ओपन है, ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, तो मतलब ये वाला सर्किट तो करंट फ्लो कराएगा। अब यहां पे रेजिस्टेंस को आर ले लेता हूं, तो आप कहेंगे स्टेडी स्टेट में इंडक्टर सो जाएगा तो केवल एक बैटरी एक रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टर वायर बन जाता है। तो ये ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, एकदम सीरीज ब्रांच है, रेजिस्टेंस आर है और बैटरी ई की है, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा ई बाय आर। फिर मैंने क्या किया, फिर एट टी इक्वल टू 0 मान लिया, मतलब एक टाइम इंस्टेंट टी इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया और S1 को S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन कर दिया। कब? इक्वल टू 0 पे आफ्टर अचीविंग स्टेडी स्टेट, यानी पहले वाले सिचुएशन में स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद, अचीव होने के बाद, तो आपने कहा जब स्टेडी स्टेट अचीव हुई तब इसमें करंट आई नॉट का वैल्यू बाय आर ऑलरेडी फ्लो कर रहा था। अब इंडक्टर को तुम जब बोलोगे कि इस इंडक्टर, ए भाई इंडक्टर, तुम्हारे रास्ते में जो बैटरी थी जो करंट फ्लो करती थी, वो बैटरी को अब हमने स्विच ओपन करके हटा दिया, ये बैटरी हट गई, तो इंडक्टर कहेगा यार मेरे पास तो एक करंट है लेकिन उस करंट को बनाने वाला बैटरी हट गया। अगर किसी रास्ते में करंट बनाने वाला बैटरी यानी करंट फ्लो कराने वाला बैटरी ही हटा दे तो ये करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो ये करंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर यहां इंडक्टर नहीं होता, अगर ये केवल रेजिस्टेंस होता और बैटरी हम हटाते तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस में करंट सडनली 0 हो जाता। लेकिन मैंने स्विच S2 क्लोज किया और S1 ऐसे ओपन किया तो बैटरी हट गई, अब इधर से कोई करंट जा ही नहीं रहा। जब इधर से कोई करंट नहीं जाएगा तो इंडक्टर ब्रांच में करंट डिक्रीज, मतलब ऐसे शुरू कोशिश करेगा कि कम हो जाए। तो जब पहले वाले सर्किट का स्टेडी स्टेट आ चुका है, उस स्टेट के बाद मैंने एक टाइम को t इक्वल टू 0 मान लिया। t इक्वल टू 0 किस टाइम को मान सकते हैं वो हमारी मर्जी है। पहले सर्किट कल मैंने ऑन कर दिया था, फिर मैंने आज जब देखा तो स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, फिर मैंने अपनी स्टॉप वॉच उठाई और t इक्वल टू 0 लेते ही S1 ओपन और S2 क्लोज और S1 ओपन, S2 क्लोज किया और S1 ओपन करा और स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। स्टॉप वॉच ऑन करते ही टाइम 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे जब देखा कि सर्किट में करंट डिक्रीज होना चाहेगा तो फिर आप देखेंगे क्या कोई LR सर्किट ऐसा बन रहा है जो कि क्लोज्ड है। यहां तो ओपन हो गया, ये तो हटा देंगे ब्रांच, लेकिन ये जो E बाय R का इनिशियल करंट है ये अब डिक्रीज होना चाहेगा क्योंकि इधर से कोई सोर्स नहीं है। तो ये इंडक्टर खुद एक बैटरी की तरह बन जाएगा और ये अपने अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी की ताकत से करंट थोड़ी देर तक इस सर्किट में फ्लो कराने की कोशिश करेगा। मतलब ये चाहेगा कि करंट फ्लो करता रहे। तो इंडक्टर में करंट डिक्रीज करोगे तो इंडक्टर खुद बैटरी बनेगा और करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर से करंट जा रहा था राइट में और वो करंट अचानक डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि बैटरी हटा दिया। जैसे ही बैटरी हटाओगे तो करंट डिक्रीज होगा, लेकिन इंडक्टर क्या चाहता है, सडनली फ्लक्स चेंज ना हो। मतलब डिक्रीज तो होगा करंट लेकिन सडनली चेंज ना हो। तो इंडक्टर अपनी पूरी ताकत बैटरी बनके करंट को कंटिन्यू करने में लगाएगा। अब ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि इंडक्टर कोशिश करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल होता है। तो करंट डिक्रीज ना हो इसकी कोशिश करेगा, लेकिन करंट फिर भी डिक्रीज होता जाएगा, बट सडनली नहीं होगा। तो इंडक्टर से करंट डिक्रीज होगा बट सडनली नहीं होगा, तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ करंट का फंक्शन बनेगा। क्योंकि करंट अब सर्किट में डिक्रीज होगा, विदाउट बैटरी है, तो हम इसको डिके सर्किट कहेंगे। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे कैपेसिटर में एक चार्जिंग सर्किट था और एक डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर को पहले से ही चार्ज देके अगर एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दो, यानी बैटरी हटा दो और डायरेक्ट कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दो, तो कैपेसिटर का चार्ज अब खुद अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए फ्लो होने लगेगा। लेकिन सडनली डिस्चार्ज नहीं होता, सडनली डिस्चार्ज नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि
कैपेसिटर में चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज होने लगे। ऐसे यहां पर भी बैटरी हटा देने से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, यानी जो करंट है वो डिक्रीज करना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर उस डिक्रीज को भी अपोज कर, पहले इंक्रीज हो रहा था उसको अपोज कर रहा था, अब डिक्रीज होगा तो उसको भी अपोज करेगा और करंट थोड़ी देर तक फ्लो कराता रहेगा। और वो करंट फ्लो कराने की जो ताकत है वो इंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से मिलेगी। तो आप कहेंगे भाई यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये बल्ब चमक रहा है, तो बल्ब को एनर्जी कहां से आ रही है? तो आप कहोगे इंडक्टर में जब करंट होगा तो हाफ LI स्क्वायर वाला एनर्जी इज stored in the inductor, that energy will convert into energy through the bulb। और यहां से करंट फ्लो कराने के लिए इंडक्टर मेहनत करता रहेगा। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, इंडक्टर के इनिशियल करंट को E/R बोल दिया, तो थोड़ी देर तक LdI/dt इज इक्वल टू IR कर दिया, क्योंकि अब बैटरी नहीं है, केवल एक बैटरी है। करंट क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए DI/dt नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए अब मुझे -LdI/dt लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू IR। I नीचे, R dt/L ऊपर। यहां पे इनिशियल करंट का वैल्यू I0 है, फाइनल करंट का वैल्यू I है, टाइम का वैल्यू 0 to t है। मैंने इसको सॉल्व किया तो I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻ RT/L। यहां पे 1 वाला फैक्टर नहीं आ रहा। I0 का वैल्यू जो सर्किट में इस स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले करंट था वही लिखना है। तो इस सर्किट में जो करंट था वो E/R ही था, तो मैंने E/R लिख दिया और e⁻⁻RT/L लिख दिया। एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही इंडक्टर है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इसको बोल रहे डिके सर्किट। डिके सर्किट का काम क्या है? डिके सर्किट का काम है करंट को डिके होते हुए देखना। तो सर्किट में जो करंट था वो अब टाइम के साथ आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर करंट का फंक्शन बनाएंगे टाइम के साथ तो ये करंट ऐसे इनिशियल वैल्यू जो भी I0 है, पीक वैल्यू I0 है यहां पे इनिशियल वैल्यू, वहां से डिक्रीज करके टेंडिंग टू 0 होता हुआ दिखेगा टाइम के साथ। इसमें भी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू L/R ही है जो आपको इंडक्टर और रजिस्टर के रेशियो से मिलेगा। इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। याद रखिए इंडक्टर केवल फ्लक्स के चेंज का दुश्मन है, फ्लक्स के फ्लो का या करंट के फ्लो का दुश्मन नहीं है, फ्लक्स के चेंज का दुश्मन है। करंट है, अगर कांस्टेंट करंट है तो फ्लो होने देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे या फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो उसको अपोज करेगा। तब इंडक्टर एक बैटरी की तरह जागेगा और रोकेगा, रोकने की कोशिश। अब एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये एक बैटरी इंडक्टर लगा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां एक बैटरी। ये बैटरी की है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये इंडक्टर L है, ये रेजिस्टेंस R2 है। हमने पूछा कि स्विच को क्लोज कर दिया और फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट स्टेडी स्टेट।
पहला। दूसरा, देन स्विच को ओपन कर दिया एट t इक्वल टू 0, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 0। फिर तीसरा, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t। 3 सवाल सॉल्व कर। बहुत अच्छे आंसर आ भी गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बच्चे केवल सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा नाटक नौटंकी नहीं कर रहे, मतलब कि उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इसको कहाँ यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर वो उसमें ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा कुछ नहीं, अपना सॉल्विंग पे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो हम एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो स्विच क्लोज करेंगे तो यहां से करंट चला जाएगा स्टेडी स्टेट में E/R1, और यहां से करंट चला जाएगा स्टेडी स्टेट में E/R2, और यहां से करंट चला जाएगा E/R1 अब प्लस E/R2, मतलब दोनों करंट को ऐड कर देंगे, या E/R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे। पैरेलल में क्यों? क्योंकि इंडक्टर थोड़ी देर में सो जाएगा और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर सो जाएगा, तो ये दो पैरेलल है और एक बैटरी E की है, तो ये दो पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उससे डिवाइड कर दिया, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 अपॉन R1। ये हमारे तीनों करंट आ गए, तीनों ब्रांच के करंट। लिखा हुआ है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट स्टेडी स्टेट। मैंने फिर से बोल देना है कि इंडक्टर वाले ब्रांच में करंट चला गया E/R2, बीच वाले ब्रांच में करंट चला गया E/R1, और सबसे नीचे वाले ब्रांच में टोटल बैटरी वाले ब्रांच में करंट चला गया E/R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये पैरेलल में जैसे ऐड करते हैं वैसे करके लिख दिया। पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में लिखा है कि जब स्विच ओपन करेंगे तो इमीडिएटली ओपन करने के बाद हर ब्रांच में करंट, तो करंट थ्रू बैटरी वाला ब्रांच तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। नहीं नहीं नहीं, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कांस्टेंट होता है? नहीं नहीं नहीं, टाइम कांस्टेंट तो एक टर्म है जिसके टर्म में हमको थोड़ा आइडिया लगता है। 6-7 टाइम कांस्टेंट बीतने के बाद करंट ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। तो वाइट शेक जरा करो यार, ये सब सवाल तुम पूछोगे तो ये तुमसे उम्मीद नहीं है भाई, वाहिद भाई आपसे उम्मीद नहीं है, ये आप खुद करो ना यार। अरे E/R1 प्लस E/R2 कर दो ना भाई, इसको सॉल्व करो ना, डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन भी बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा। सेकंड सवाल में बैटरी वाले करंट का वैल्यू 0 है। याद रखिए करंट थ्रू इंडक्टर इज करंट थ्रू R1। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, इंडक्टर वाले ब्रांच में करंट था E/R2 और ये रेजिस्टेंस है R2। नीचे वाले ब्रांच में जब स्विच ओपन कर रहे थे तो उससे जस्ट पहले करंट था E/R1। R1 वाले ब्रांच में E/R1 था और R2 वाले ब्रांच में E/R2 था, लेकिन इन दोनों में से इंडक्टर किस ब्रांच में? तो आप कहेंगे जी इंडक्टर तो ऊपर वाले ब्रांच में है, उसमें करंट कितना है? E/R2 है। तो कौन अपना करंट चेंज नहीं करना चाहता? इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेजिस्टेंस अपना करंट इमीडिएटली चेंज कर सकता है, लेकिन इंडक्टर चेंज नहीं करना चाहता, तो ये कहेगा मैं E/R2 ही फ्लो कराऊंगा। अब आप कहोगे यार E/R2 फ्लो करेगा तो इससे E/R2 होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब सीरीज सर्किट लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जो करंट है वो E/R2 ही लिखना है दोनों ब्रांच में। बस एक में चलेगा E/R2 राइट में और दूसरे में चलेगा E/R2 लेफ्ट में। E/R1 सडनली चेंज हो जाएगा। आपको किसके करंट को ही महत्व देना है,
इंडक्टर के। किसके पेट में दर्द है? इंडक्टर के। कौन कह रहा है कि करंट सडनली चेंज नहीं होने देंगे? इंडक्टर। इंडक्टर में कितना करंट है? E/R2। तो इंडक्टर अपने करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देगा। तो स्विच ओपन किया t=0 पे, यानी नीचे वाले सर्किट का ब्रांच हट गया, तो इस ब्रांच को अब सीरीज चलना पड़ेगा। मतलब whatever current the inductor has will go through R1 and come back to inductor। इस मोमेंट पे जब स्विच ओपन किया तो इंडक्टर कहेगा मैं अपना करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होने दूंगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज अलाउड नहीं है। इमीडिएट फ्लक्स चेंज अलाउड नहीं, ग्रेजुअली हो सकता है लेकिन सडनली नहीं। तो मैंने लिखा है जस्ट आफ्टर t=0, यानी जैसे ही स्विच ओपन किया उसके इमीडिएटली बाद अगर पूछेंगे करंट कौन सा वाला चलेगा, तो आप बोलेंगे इंडक्टर का जो करंट है वही नीचे वाले ब्रांच से चल के आएगा। तो करंट का आंसर E/R2 रहेगा इमीडिएटली एट t=0। तो बीच वाले ब्रांच का करंट E/R1 से बदल के E/R2 अपोजिट में हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज चेंज करंट इन बीच वाला ब्रांच, तो आप बोलेंगे E/R1 था राइट में, अब E/R2 हो गया लेफ्ट में। अचानक चेंज, क्या इसका करंट अचानक चेंज हो सकता है? हाँ, लेकिन इंडक्टर का अचानक चेंज नहीं हो सकता। बस आपको उसी को पकड़ के रखना है। तो अगर इसमें 1 एम्पियर है और इसमें 2 एम्पियर है, तो आपको दिखेगा स्विच ओपन होते ही खड़ाक से यहां पे अगर एमीटर लगा होगा तो ये एमीटर 2 से बदल के 1 हो जाएगा। 2 अगर ऐसे राइट में था तो 1 ऐसे लेफ्ट में हो। अब हमने लिखा तीसरे रास्ते में पूछा है कि फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट t=t। तो करंट का फंक्शन होता है जो भी इनिशियल करंट चल रहा है, यानी स्विच ओपन करते ही जो करंट चल रहा है, करंट का वैल्यू I0 e⁻⁻t/τ। ऐसा फॉर्मूला होता है। ये डिके सर्किट बन गया, यानी करंट अब ग्रो नहीं कर सकता, अब डिक्रीज करेगा। I0 का वैल्यू हमने लिखा था E/R2 e⁻⁻RT/L, लेकिन R की जगह देखो अभी लिखा R1 + R2 T/L। ये R1 + R2 क्यों आ गया? क्योंकि अब जो करंट फ्लो करेगा उसके लिए R1 और R2 सीरीज में है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, और सीरीज में होने से टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला L/R होता है उसका आंसर L/R1 + R2 हो जाएगा। R1 वाले में E/R1 नहीं, E/R2 ही फ्लो करेगा। जो इंडक्टर में फ्लो कर रहा था अचानक से बदल जाएगा। तो R1 वाले का अपना करंट सर कहां चला जाएगा? R1 वाले को अपने करंट से कोई प्यार नहीं है, इंडक्टर को अपने करंट से प्यार है। जिस पे कंडीशन है उसी कंडीशन को जिताओगे। जबरदस्ती सबका करंट आपको कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 2 ब्रांचेस हैं। जब स्विच ओपन नहीं किया था और क्लोज था, तो बैटरी से जो करंट निकला उसका एक हिस्सा इसमें जाता था और दूसरा हिस्सा इसमें जाता था। मान लो बैटरी से 3 एम्पियर करंट निकला, एक में 1 एम्पियर गया और दूसरे में 2 एम्पियर गया। जैसे ही इसको स्विच हटाओगे इधर से 3 एम्पियर आना बंद हो जाएगा। तो ये कहेगा भाई अब मुझे 1 एम्पियर नहीं मिल रहा, ये कहेगा मुझे 2 एम्पियर नहीं मिल रहा, लेकिन इमीडिएटली पहले 2 एम्पियर करंट जा रहा था। तो इंडक्टर कहेगा मेरे पास जो 2 एम्पियर है मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। रेजिस्टेंस कहेगा मेरे पास कोई स्टोरेज नहीं था, तो मेरे पास कोई करंट या कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, तो मैं अपना 1 एम्पियर इमीडिएटली छोड़ता हूं। तो इसका करंट तो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा या इसका इफेक्ट गायब हो जाएगा। और इंडक्टर कहेगा मैं अपना 2 एम्पियर कंटिन्यू रखूंगा। तो इंडक्टर यहां से 2 एम्पियर कंटिन्यू रखेगा, नीचे से वापस आ नहीं सकता क्योंकि यह रास्ता ओपन है। तो बीच वाले रास्ते से ही उसको वापस आके क्लोज्ड सर्किट बनाना पड़ेगा। और बीच वाले रास्ते से अगर क्लोज सर्किट बनेगा तो इसका 2 एम्पियर इधर से घूम के आएगा। तो आप कहोगे यार इसमें तो 1 एम्पियर था। 1 एम्पियर तब था जब सर्किट में स्विच क्लोज था। जैसे ही ओपन करेंगे ये अपना 1 एम्पियर छोड़ देगा और दूसरे वाले के 2 एम्पियर से ही सर्किट गोल क्लोज्ड बना देगा। तो इंडक्टर वाले ब्रांच में करंट का वैल्यू जो स्विच ओपन करने से जस्ट पहले है वही डिके सर्किट का इनिशियल करंट हो जाए।
ठीक है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्टर को प्रॉब्लम है अपना रेजिस्टेंस से थ्रू करंट चेंज करने की प्रॉब्लम है। अब देखो बहुत सारे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, एक एक कैलकुलेशन को आराम आराम से समझना, मैं सॉल्व करता जाऊंगा, आपका काम केवल हां हां करते रहना है, खोपड़ी हिलाते रहो, हां हां करते रहो और समझते रहो इसको। हाँ, तो ज्यादा आपको फैंटम नहीं बनना है, अभी बिल्कुल नॉर्मल रहिए, ज्यादा समझ बहुत ऐसा दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। कुछ अगर प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की तो कैलकुलेटर रख लो और कैलकुलेटर से सॉल्व करो। लिखा है कंसिडर एलआर सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, ये देखो स्विच क्लोज करेंगे, देन अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू 0 टू एल बाई आर, यानी एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज पास करेगा। करंट का फंक्शन होता है, देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रोथ सर्किट है, और डायरेक्ट ग्रोथ सर्किट का करंट का फॉर्मूला होता है ई बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब हमने इसको dq बाई डी टी लिख के इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देना है, तो ई बाई आर माइनस ई बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ और डी टी, यहां भी dt लिख दिया, यहां भी इंटीग्रेशन कर दिया दोनों को, 0 से टाउ और 0 से टाउ, तो ये हो गया e टाउ बाई एल, यानी कि एल बाई आर माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे e बाई आर बाहर, और यहां हो गया टाउ मल्टीप्लाई, और e रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ है, 0 से t रखेंगे तो 1 माइनस ई रेस टू पावर -1। आप थोड़ा इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना तो आपको पता चलेगा, नहीं लेकिन दिमाग है नहीं तो कैसे लगाएंगे, तो मैं सॉल्व कर ही देता। देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये जो ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल है, इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो एल बाई आर माइनस एल बाई आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लिखा है ई बाई आर, ये वाला ई बाई आर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एल बाई आर से, माइनस एल बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एल बाई आर से, और ब्रैकेट में लिख दिया ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल, और ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया इसमें, लेकिन लिमिट भी रखा नहीं है, तो 0 से टी लिमिट रखेंगे, तो ई एल बाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ई एल बाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट, फिर टी की जगह टी लिखेंगे तो ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल, और टी की जगह 0 लिखेंगे तो ई रेस टू पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ई एल बाई आर स्क्वायर प्लस ई एल बाई आर स्क्वायर ई रेस टू पावर, क्योंकि मुझे टाइम दिया है एल बाई आर तक का, तो टाइम में एल बाई आर रखेंगे तो ई का पावर -1 माइनस ई एल बाई आर स्क्वायर, तो ई एल बाई आर स्क्वायर और ई एल बाई आर स्क्वायर कट गए, तो आंसर आया ई एल बाई आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर -1। अब ई रेस टू पावर -1 में ई का वैल्यू 2.7 होता है, तो ई रेस टू पावर -1 का वैल्यू 1/2.7 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ई एल बाई आर स्क्वायर इंटू 2.7 हो जाएगा, ये हमारा चार्ज का आंसर आ गया। थोड़ी सी सॉल्विंग है, आंसर तुरंत बाहर। बहुत बढ़िया, समझ आ गया ऐसा बोल रहे हैं लोग, आगे बढ़ते हैं।
कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10, आपको करते ही चलना है सवाल, है ना, हर सवाल सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे को बॉडी में आइडिया लग जाएगी यार क्या हो रहा है इस चैप्टर में, आसानी से पकड़ में आ जाए। अच्छा, ये लग रहा कर ही लिया है बच्चे ने, निखिल कह रहा है कि आंसर हमारे को इसका आता है। ये क्या लास्ट क्लास में दे दिया था इसको, चलो होमवर्क कर देते हैं, अगर करा हुआ है तो होम। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा है 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू 10 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज एज शोन। द टाइम at which rate of dissipation of energy across the resistance is equal to magnetic energy stored, rate at which magnetic energy is stored। rate of dissipation of energy का फॉर्मूला I square R होता है, ये एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट है, ये रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड है, पावर डिसिपेशन I स्क्वायर R। और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये लिख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी स्टोर्ड का आंसर होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज du by dt, या पावर स्टोर्ड इन इंडक्टर PL लिख देता हूं मैं, और उसका वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन है तो ये 2I di by dt हो जाएगा, यानी L di by dt इंटू I हो जाएगा। अब ग्रोथ सर्किट में ये पावर ऑफ इंडक्टर है, यानी इंडक्टर में किस रेट से एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, कितना तेजी से एनर्जी इंडक्टर में जा रहा है। इंडक्टर एनर्जी खाता है हाफ एल आई स्क्वायर के हिसाब से, लेकिन करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो इंडक्टर का एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो इंडक्टर में किस रेट से एनर्जी चेंज हो रहा है उसका टर्म डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे जो PL लिखा, एनर्जी रेट एट विच एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में हर सेकंड में कितना एनर्जी बढ़ रहा है, उसका वैल्यू निकालने के लिए हमने L di by dt को लिखा। अगर ये बैटरी E का है तो L di by dt का वैल्यू तो हो गया E इंटू टेस्ट टू पावर माइनस RT बाई L, और करंट का फंक्शन हो गया E बाय R टेस्ट टू पावर 1 माइनस E रेस्ट टू पावर माइनस RT बाई। ये रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर, रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो E स्क्वायर बाय R E रेस्ट टू पावर माइनस T बाय टाउ और माइनस E रेस्ट टू पावर माइनस 2T बाय टाउ, ऐसा फंक्शन आपको दिखेगा। ये E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ को ऐसा मल्टीप्लाई करो तो पहला टर्म वाला E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ, दूसरा उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2T बाई टाउ हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ये है इसका जो पावर इन रेजिस्टेंस आर, यानी पावर हीट जो कन्वर्ट होती है रेजिस्टेंस आर में, उसका फंक्शन I स्क्वायर R है, विच इज E स्क्वायर बाय R 1 माइनस E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। ये अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहां लिखा I स्क्वायर R इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी इंटू I से I कैंसिल कर दिया और यहां I R लिख दिया। I का मतलब 1 माइनस E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ है, और L इंटू L डी आई बाई डी टी को लिख दिया E इंटू E रेस्ट पावर माइनस टी। तो 1 इज इक्वल टू 2 E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी E रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू 1/2। तो टाइम का वैल्यू आ गया टाउ ln2, यानी L बाई R ln2। ये हमारा आंसर है, लेकिन मैं आपको ये दो जो रिजल्ट है ये भी इस सवाल में बताना चाह रहा था। मतलब आगे आने वाले कोई क्वेश्चन में पावर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और पावर ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है।
तो वो थोड़े दो रिजल्ट भी एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख रहा हूं, वो आपको थोड़ा समझाने, फिर यहां से सॉल्विंग कर दिया। तो ये सोल्यूशन इजी है, यहां पे टाउ ln2 यानी L/R ln2 सर हो गया। पावर का फॉर्मूला I²R होता है रेजिस्टेंस पे जो पावर है, तो हीट जो डिसिपेट होता है वो रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, इसका आंसर I²। ये सब मुझसे मत पूछो सर पावर का आंसर I²R कैसे आया, ये सवाल पूछ रहा है एक बच्चा। अब ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर मुझे मर जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्विच S1 इज क्लोज्ड एट t = 0, स्विच S2 इज केप्ट ओपन। Switch S1 is closed at t = 0, switch S1 close कर, और S2 is kept open. At some time later t0, the switch S1 is opened and S2 is closed. The behavior of current I. तो टाइम t0 है, स्टेडी स्टेट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब S1 क्लोज होगा और S2 ओपन होगा तो ये ग्रोथ सर्किट चलेगा, ग्रोथ सर्किट। और ग्रोथ सर्किट में करंट टाइम के साथ ऐसे इंक्रीज होके कांस्टेंट की तरफ मुड़ता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम नहीं है, तो लेकिन बढ़ेगा। जहां तक भी हम उसको ओपन रखेंगे S2 को और S1 को क्लोज रखेंगे तो करंट इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, S1 हटा देंगे, S2 क्लोज, तो वही करंट के से डिके सर्किट चालू हो जाएगा। और डिके सर्किट में जो इनिशियल वैल्यू होता है उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन टाइम के साथ बनता है। तो करंट का फंक्शन थोड़ी देर तक ग्रोथ सर्किट जैसा चलेगा, लेकिन फाइनल ग्रोथ नहीं मिल रहा है, कुछ इंटरमीडिएट टाइम पर ही स्विच चेंज कर दे रहे हैं। तो थोड़ी देर तक ग्रोथ है और t = t0 के बाद ये डिके सर्किट है। डिके सर्किट में जब बैटरी हट जाती है सर्किट से, तो सर्किट में बैटरी हटा दी तो जो भी करंट इंडक्टर में फ्लो कर रहा था उसी करंट को आपस में घुमा के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ड्रॉप करने लगता है। तो थोड़ी देर तक करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन गोल राउंड तरीके से इंक्रीज करेगा। अब इसमें कोई ऑप्शन बताओ। एक ने लिखा सर आप पावर डिसिपेट का फॉर्मूला सिर्फ I² का ही लिखा, उससे R से नहीं किया, उससे मल्टीप्लाई R से नहीं किया, R से R कट जाएगा। वही तो मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने फॉर्मूला लिखा I²R, फिर I² R में I का फंक्शन लग दिया E/R वाला,
तो ई बाय आर का स्क्वायर करा तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, एक आर से आर कट गया तो एक आर बच गया। यहां पर भी लिखा आई स्क्वायर आर एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ये पावर इंडक्टर की है और ये पावर रजिस्टर की है, दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर मैंने आई स्क्वायर आर में से आई काट दिया तो बचा आई आर। आई का फंक्शन होता है ई बाय आर, वन माइनस ई रेज टू पावर टी बाई टाउ। आर से आर कट गया, ई के टर्म्स बचा। ये एल डी आई बाई डी टी ई इंटू ई रेज टू पावर टी बाई टाउ होता है, तो ई से ई भी कट गया और आर से आर भी कट गया। यहाँ पे बचा वन माइनस ई रेज टू पावर टी बाई टाउ और यहाँ पे वन वन ई रेज टू पावर टी बाई टाउ। ई रेज टू पावर टी बाई टाउ को इधर भेज दिया तो वन इक्वल टू टू ई रेज टू पावर टी बाई माइनस टी बाई टाउ, तो टू को नीचे भेज दिया, माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू वन बाई टू। फिर मैंने दोनों साइड लॉग लगा दिया तो टी इज इक्वल टू टाउ एल एन टू, टाउ की जगह एल बाई आर लिख दिया, ये आ गया। यहां पर भी पावर के फॉर्मूले में ई क्या है मुझे नहीं समझ कहां कर, आंसर बी लिखा है लेकिन आंसर सी आएगा, नहीं सी भी नहीं आएगा। ये ज्यादा डिजाइनर बना दिया भाई, ऐसा ही होना चाहिए था। एक बार ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे ओरिजिनल पेपर में, ये किसी एग्जाम में आया है तो कि इसमें क्या ऑप्शंस थे, तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये बी ऑप्शन लिखना है तो ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, और सी सी लिखेंगे तो ऐसे होना चाहिए। समझ गए क्या? ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैं ऐसे ही आपको लिख रहा हूं दो चार पॉइंट। हाफ एल आई स्क्वायर रेट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर BL इंटू आई स्क्वायर बाय आर ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू टी बाय टाउ। ये सवाल वहां पर भी आया था, ये पावर ऑफ इंडक्टर है। पहले पावर ऑफ कैपेसिटर में रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर वाले सर्किट में इसको रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अगर कोई बोलता है फाइंड टाइम व्हेन द रेट इज मैक्सिमम, ये वही टाइम है आर टी एल एन टू वाला या आर सी एल एन टू वाला मैक्सिमम, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रेट इज जीरो। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर बाय आर ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू बाय टाउ। इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं तो इसको x स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर बाय आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अगर x का डिफरेंशिएशन मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में करें और x का डिफरेंशिएशन 1 कर दे तो 2x का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये 1 माइनस टू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब हमने e रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टाउ को x माना था, तो e रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ को 1/2 ले लेंगे, तो ln करने से t बाई टाउ का वैल्यू ln2 हो जाएगा, तो t का वैल्यू l बाय आर ln2। ये कैपेसिटर में भी ऐसा ही सवाल हमने किया था।
ये सब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चे ने बोला बिल्कुल कर सकते हो, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं जिससे कि कोई सरप्राइज नहीं रहे एग्जाम में। अ सीरीज, अच्छा ये तो एसी सर्किट हो गया, एसी नहीं, एसी नहीं चाहिए। ये देखो एक और सवाल, क्वेश्चन करना। इन द फिगर शोन अ सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रजिस्टर विद आर एंड आर एंड इंडक्टर एल। Ideal battery 15 volt is connected in the circuit. What is the current through battery long after the switch is closed? ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। यहां पे करंट चलेगा 3 एम्पियर, यहां पर भी करंट चलेगा 3 एम्पियर, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद ये बैटरी रह जाएगा और 2 रेजिस्टेंस रह जाएंगे, इंडक्टर सो जाएगा, तो यहां से करंट चलेगा 6 एम्पियर। सवाल पूछा करंट थ्रू द बैटरी, 6 एम्पियर करंट हो गया। चलिए, an inductor or resistor are connected in series with battery 15 volt in a circuit below. Key 1 is kept closed for a long time. Then at t equal to 0, कट रहा है सवाल। तो सर्किट E by R e raised to power minus RT by L पे वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। इसमें समझ गए हो गया। जब Key1 हैज बीन केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम लिख दिया, इसका मतलब स्टेडी स्टेट आ गया। तो इसमें जो करंट चलेगा, ये रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टर L है, इसमें करंट चलेगा E by R। और जब स्विच को ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो यही करंट का डिके सर्किट बन जाएगा। तो ये करंट का डिके सर्किट बनाएंगे तो इनिशियल करंट E by R रहेगा, E by R e raised to power minus RT by L। ये डिके वाले सर्किट का करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। और डिके सर्किट में ये सब वैल्यू रखते हैं, तो आर का वैल्यू दिया है, टाइम का वैल्यू 1 मिली सेकेंड दिया है, ई एल का वैल्यू दिया, वो सब रख दो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ये 15 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो V बाय आर यानी कि 15 वोल्ट अपॉन 5 ओम करो, ये 3 एम्पियर करंट इसमें बनेगा, और 15 वोल्ट अपॉन 5 ओम करोगे 3 एम्पियर करंट इसमें बनेगा। यार 15 बाई 5 कर लो ना। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 400 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 2 एंड R2 भी 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, स्विच एस इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। What is the potential drop across inductor as a function of time after the steady state is reached, the switch is opened? What is the direction and magnitude of current through R1? तो इसमें ये बैटरी का कुछ देना पड़ेगा, ऐसे बैटरी कैपेसिटर की तरह बना दिया। मान लीजिए मैंने इस लंबे, तो मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, तो इंडक्टर में करंट नीचे की तरफ चलेगा, फिर ऐसे चल के आएगा। अब स्विच जब ओपन कर देंगे तो करंट इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, जब स्विच ओपन हो जाए। What is the potential drop across VL? ट्राई करो। जब एक बैटरी 2 रास्तों में लगी हो, तो ये जो बैटरी है दोनों ब्रांच के लिए अलग अलग एक्ट करती है। यानी इस बैटरी से पहले वाले ब्रांच में हमेशा ही करंट T बाई आर बन जाएगा, जबकि इस वाले ब्रांच में करंट RC LR सर्किट जैसा जाएगा। ये L है, ये R2 है, तो इस ब्रांच में करंट चलेगा बाय R2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस R2T बाय L। तो इस ब्रांच में अगर करंट हमें अलग से इस E वाले बैटरी का पता है, इस यहां से यहां तक जो इंडक्टर का वोल्टेज है
का वैल्यू E ब्रैकेट रेज़ टू पावर माइनस R2 बाय L, मतलब या तो L di/dt से सॉल्व कर लो या ऐसे ही देख। ये वाला ट्राई कर लेते हैं बस, उसके बाद आगे चलेंगे। यही वाला करेंगे बस। ये क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बस, फिर उसके बाद एलसी ऑसिलेशन और पढ़ना है, फिर एलसीआर का एक पढ़ लेंगे, लेकिन तो भी आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एसी सर्किट में भी एलसीआर कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, यहाँ पे अभी एलसी ऑसिलेशन और करना है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाए। बस एक आध सवाल और है, फिर हम लोग एलसी ऑसिलेशन करके खत्म करेंगे। इन द फिगर शोन बिलो द स्विचेस S1 S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली। देखो S1 और S2 दो सोर्सेस, दो स्विच हैं, तो क्लोज कर देंगे। आप इसमें समझना कि ये सर्किट अपने आप में एक क्लोज्ड लूप है, जिसमें V वोल्ट का बैटरी डायरेक्टली L और R के अक्रॉस लगा है, और ये सर्किट अपने आप में एक क्लोज्ड सर्किट है, जिसमें V वोल्ट का बैटरी यहां पे 2L और R के अक्रॉस लगा है। अगर मैं यहां पे 0 लिख दूं और यहां V लिख दूं, तो यहां पे V आ जाएगा, और यहां V आ जाएगा, तो यहां पे भी V आ जाएगा, तो ये V यहां पे आ जाएगा, तो यहां 2V हो जाएगा। तो आपको या तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल सकता है हर एक में, लेकिन आप अलग अलग लूप बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला लूप है जिसमें V वोल्ट का बैटरी डायरेक्टली इस लूप में कनेक्टेड है, और देखो ये पूरा यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये 0 वोल्ट मान ले तो ये V वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। ऐसे ही इस बैटरी के वजह से भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। बट आपको यह देखना पड़ेगा कि इसकी हिसाब से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो नीचे जाके ऐसे आएगा, और इसके हिसाब से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये ऊपर जाके ऐसे घूम के आएगा। तो दोनों का करंट अपोजिट में चल रहा है, बीच वाले ब्रांच में, इसमें ही करंट पूछा गया होगा। अब हम लोग को सवाल करना है, देखा बोथ द बैटरीज हैव सेम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोलैरिटीज आर इंडिकेटेड, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, द करंट I in the middle wire reaches maximum magnitude I max at T equal to tau, which of the following is are true। ये वाले लाइन में जो वोल्ट करंट का फंक्शन है उसको मैं I1 बोलता हूं, और इस वाले लाइन में जो करंट का फंक्शन है उसको I2 बोलते हैं। तो I1 का फंक्शन अगर आप देखें इंडिपेंडेंटली लिखना है, मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना कि इसका करंट यहां पे डिवाइड होके इसमें जो भी जाएगा इसका करंट इसके रास्ते में रहेगा, बीच वाले रास्ते में दोनों के करंट को सुपर पोजिशन कर देंगे। तो यहां से जो I1 गया वो I1 यहां से लौटता हुआ लौट आएगा I1,
और इसका जो I2 गया इधर से I2 चढ़ता हुआ, I2 इधर से घूमता हुआ वापस आ जाएगा। तो बीच वाले ब्रांच में ऊपर से नीचे I1 आ रहा होगा और नीचे से ऊपर I2 जा रहा होगा, तो दोनों आपस में अपोजिट में दिखेंगे। तो I1 का वैल्यू है V बाय आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाय एल। और I2 का फंक्शन जो बना वो भी ऐसे ही बना, V बाय आर 1 माइनस ई रेस टू पावर आर टी बाय 2L। अब दोनों के करंट का डिफरेंस ही इस बीच वाले रास्ते में करंट फ्लो करा रहा है। तो I मिडिल ब्रांच का जो करंट आया I1 माइनस I2, इनको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि I1 ऊपर से नीचे है, I2 नीचे से ऊपर है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, V बाय आर कट जाएगा, मतलब ये 1 वाले टर्म कट जाएंगे, बाय आर ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाय 2L माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाय एल। ऐसा हमारा फंक्शन बन गया। अभी अभी हमने ये वाला फंक्शन बनाया था, इसको मैं x लिख देता हूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर करंट का वैल्यू मैक्सिमम करना होगा तो हाँ भाई, इस क्वेश्चन में क्योंकि साउंड चला गया है, चला गया था, इसलिए मैं एक बार और बताता हूं। जो लोग भी नहीं समझ पाए होंगे उनको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, इस सर्किट में अगर मैं दोनों लूप को अलग अलग देखूं तो इस लूप का वोल्टेज इस लूप में अलग से लगा हुआ है, मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस सीधा पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहां पे इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों अलग अलग है। तो अगर मैं इस ब्रांच में करंट अलग से I1 निकाल लूं और इस ब्रांच में करंट I2 जाए तो इस रास्ते में करंट I1 माइनस I2 जाएगा। अब देखो इधर से करंट I1 आता हुआ लग रहा है बैटरी के हिसाब से, क्योंकि बैटरी ऐसा बना हुआ है। फिर दूसरे यहां के आगे
बैटरी उल्टा लगा हुआ है तो यहां पे I2 करंट दिखेगा, तो इसमें कितना जाएगा, आप लिखेंगे I1 माइनस I2। तो इस हिसाब से देखा तो I1 का वैल्यू, V वोल्ट का बैटरी, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर होता है, तो V बाय आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई एल, ऐसा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही I2 का करंट अलग से निकाला तो आया V बाय आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई एल, लेकिन L की जगह 2L लिख दिया। V बाय आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई 2L, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। फिर करंट का वैल्यू निकाला तो I1 माइनस I2 आया, उसको सॉल्व किया तो आया V बाय आर ब्रैकेट ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई 2L माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई एल। अब ये जो आर टी बाई 2L है, इसको मैंने x मान लिया तो इसको x स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन जो बना V बाय आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं डेरिवेटिव जीरो कर दूं, चाहे तो x के रिस्पेक्ट में जीरो कर दूं, तो आ जाएगा V बाय आर और ब्रैकेट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर इसका डेरिवेटिव 0 है तो x का वैल्यू 1 बाय 2 आया, x हमने माना था इसको, तो ऐसा हुआ e रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई 2L इक्वल टू 1 बाई 2। जब ऐसा हो रहा है तो आर टी बाई 2L का वैल्यू हुआ 1 बाई ln 2, तो t का वैल्यू आया 2L बाई आर ln 2। ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर है कि अगर x का वैल्यू 1 बाई 2 है तो ये एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 बाई 4 होगा। तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए x की जगह 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर की जगह 1 बाई 4 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा v बाई 4r। तो हमारा आंसर v बाई 4r है और 12 बाई r ln 2 है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा सवाल आसान है। अगर सवाल की लंबाई देख के छोड़ देंगे या सवाल को ऐसा मान के चलेंगे कि एलआर सर्किट तो डिफिकल्ट ही होता है, तो एग्जाम में नहीं होगा। आपको घर से मान के जाना है कि एलआर सर्किट इजी होता है, हमको ट्राई करना ही है सीरियसली। अगर सीरियसली ट्राई करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। एलसी ऑसिलेशन लिखो। एलसी ऑसिलेशन में एक इंडक्टर को एक कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बैटरी नहीं लगा रहे, वो रेजिस्टेंस और बैटरी नहीं लगा रहे, ठीक है। तो इंडक्टर कैपेसिटर सी का है, इंडक्टर एल का है। मान लीजिए इस कैपेसिटर में ऑलरेडी एक चार्ज क्यू नॉट है। लाइट चली गई है। ऑलरेडी चार्ज क्यू नॉट है, तो मैंने लिखा एट टी इक्वल टू 0, जब स्विच क्लोज कर रहे हैं तब चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट है और करंट का वैल्यू 0 है। अब अगर स्विच क्लोज भी करोगे तो इंडक्टर सडनली करंट चेंज होने नहीं देगा, यानी इंडक्टर अपने थ्रू फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होने के लिए यहां से कोई करंट फ्लो कराना तो चाहेगा कैपेसिटर, लेकिन इंडक्टर उसको इमीडिएटली रोकेगा, ब्लॉक करेगा। तो इनिशियल करंट 0 ही रहेगा और इनिशियल चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा, यानी जिस सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं उस सिचुएशन में वैल्यू फ्रीज रहती है, यानी ग्रेजुअली चेंज होगी, सडनली नहीं। ऐसे नहीं कहना स्विच क्लोज करते ही करंट हाफ हो गया या स्विच क्लोज करते ही करंट बढ़ गया और चार्ज घट गया, ऐसा नहीं है। चार्ज घटना स्टार्ट करेगा क्योंकि डिस्चार्जिंग होगा कैपेसिटर में, लेकिन ग्रेजुअली। तो फिर t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया और चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट है और करंट का वैल्यू आई नॉट है। फाइंड चार्ज एंड करंट एट टाइम t। अब यहां से t टाइम के बाद चार्ज और करंट का आंसर पता लगाना है। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन। कैसे करना है देखो। हमने क्या किया कि थोड़ी देर के बाद चार्ज को Q और करंट को I मान लिया और फिर लिख दिया चार्ज का वैल्यू Q बाई सी, वोल्टेज इक्वल टू L DI बाई dt। इसमें मॉड लगा दिया। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो मैं कह रहा हूं करंट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए DI बाई dt पॉजिटिव होगा, और चार्ज डिक्रीज कर रहा है इसलिए dQ बाई dt नेगेटिव होगा। तो यहां मॉड हटा दिया
तो Q बाई सी इज इक्वल टू एल आई बाई डी टी हो गया। लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस डी आई बाई डी टी इज डी टू क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी को फिर बदल के डी टू क्यू बाई डी टी टू कर दिया, तो डी टू क्यू बाई डी टी टू इक्वल टू 1 बाई, ये एसएचएम का कंडीशन है। एसएचएम में बिल्कुल हमने ये देखा था कि x का सेकंड डेरिवेटिव x के प्रोपोर्शनल होता है और बीच में जो कांस्टेंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा का वैल्यू 1 बाय रूट एल सी हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि जो फंक्शन है यानी चार्ज और करंट विल ऑसिलेट विद टाइम, और जो ओमेगा है वो वैल्यू 1 बाय रूट एल सी हो गया। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई रूट एल सी हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई होता है या 1 बाई टी होता है, तो 1 बाई 2 पाई रूट एल सी हो जाएगा। इनमें से कुछ भी एक सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एल और सी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब इसमें फंक्शन बना लेते हैं। चार्ज का सेकंड डेरिवेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज का फंक्शन क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दिया, और करंट का फंक्शन क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख दिया। मन में किसी के ये सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता सर कि ये कॉस होगा और ये साइन होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम है। तो चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम इसीलिए होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 डालने पर कॉस थीटा का फंक्शन ही 1 बनाता है। तो इसको अगर साइन रखते, साइन ओमेगा टी लिखते, तो t इक्वल टू 0 डालने पर साइन 0 हो जाता। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, जैसे चार्ज एक्सट्रीम वैल्यू से, अपने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो एसएचएम में मैंने बोला था कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन ए साइन ओमेगा टी नहीं चलेगा। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो तो साइन ओमेगा टी चलेगा, और प्लस ए से स्टार्ट हो तो ए कॉस ओमेगा टी चलेगा, क्योंकि चार्ज का फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। चार्ज का फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए चार्ज के फंक्शन को कॉस लिखा। जो भी फंक्शन मैक्सिमम से स्टार्ट होगा वो कॉस और वो साइन। तो ये एक जबरदस्त ऑसिलेशन का सवाल बन गया, जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को कभी भी आपस में कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर के आपस में कनेक्ट होते ही चार्ज का सेकंड डेरिवेटिव चार्ज के माइनस के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम ऑसिलेशन कहते हैं, और इसलिए चार्ज नेगेटिव नहीं है भाई। जब कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो ये जैसे चार्ज डिक्रीज करेगा तो डी क्यू बाई डी टी इज अ नेगेटिव टर्म। डी क्यू बाई डी टी तो करंट है, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी करंट का वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। सर ये तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आई कि कोई फंक्शन डिक्रीज करता है डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। आपको याद होगा कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन को माइनस डीवी बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट करते हैं, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन को प्लस डीवी बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पे जब हम डिफरेंशियल बनाएंगे तो चार्ज मैक्सिमम था उससे डिक्रीज कर रहा है, इसलिए चार्ज डिक्रीजिंग है, तो डी क्यू बाई डी टी को माइनस आई लिखा है। डी क्यू बाई डी टी वैसे आई होता है, लेकिन चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो उसको माइनस आई लिख दिया। इस पूरे को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो डी टू क्यू बाई डी टी टू इज माइनस डी आई, माइनस डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी की जगह, डी आई बाई डी टी की जगह माइनस डी टू, इसका माइनस यहां पे लगा दिया, तो और माइनस को इधर भेज दिया, तो डी टू क्यू बाई डी टी टू इज माइनस क्यू बाई एल सी
माइनस क्यू बाई एल सी आ गया। ये जो बीच में कांस्टेंट होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के बीच में जो कांस्टेंट है उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। एक सिचुएशन और बोल रहा हूं आपको, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक बैटरी लगाया, नहीं लगाया, और एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया और स्विच ओपन है शुरुआत में और बैटरी ई का है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। हमने कहा इनिशियली चार्ज भी जीरो, करंट भी जीरो, टी इक्वल टू जीरो, यानी सर्किट में कोई करंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। थोड़ी देर के बाद स्विच क्लोज करने पर स्विच को क्लोज कर दिया टी इक्वल टू जीरो पे, तो आप कहेंगे जब क्लोज करते हैं ना तो सर्किट में अगर कोई चार्ज करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इंडक्टर सडनली करंट होने नहीं देगा। अगर सडनली करंट नहीं जा सकता तो सडनली चार्ज भी नहीं बढ़ सकता, यानी चार्ज और करंट दोनों स्विच क्लोज करने के इमीडिएटली बाद भी जीरो ही रहेंगे, ये अपने वैल्यूज बदलते नहीं। तो ये t इक्वल टू जीरो पे जीरो है। अब हमने कहा कि स्विच क्लोज कर दिया और करंट फ्लो करने लगा तो थोड़ी देर के बाद करंट आई हो गया, चार्ज का वैल्यू क्यू हो गया एट t इक्वल टू टी। यही पता लगाना है, यही पता लगाना है कब t इक्वल टू टी पे। तो मैंने ऐसे सोचा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसका जो बैटरी बनेगा वो एल डी आई बाई डी टी, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका जो बैटरी बनेगा वो क्यू बाई सी, और दोनों का वैल्यू मिला के ई के बराबर होगा। अब इसको करंट भी इंक्रीज हो रहा है और चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू जीरो थे, यानी डी आई बाई डी टी भी पॉजिटिव है और डी क्यू बाई डी टी भी पॉजिटिव है, यानी कि हम डी टू क्यू बाई डी टी टू लिखेंगे और उसको प्लस ही लिखेंगे आपकी। तो हमारा एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी चल रहा है। एक बच्चे ने बहुत ज्ञान की बात बताई, बोला सर देखिए आपने करंट को निकाला डिफरेंशिएट करके और कॉस का डिफरेंशिएट किया तो यहां माइनस साइन आना चाहिए, आपने प्लस साइन किया। आप अभी देखो यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये चार्ज क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो करंट का फंक्शन माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा है। फिर से लिखो, करंट का फंक्शन है माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और माइनस साइन लगाऊं तो ये आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। भाई आपके सवाल का जवाब आया, जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो लॉजिक यहां पर भी अभी भी जिंदा रहेगा। चलिए, अब जब ऐसा कोई फंक्शन बने और इसको डी टू क्यू बाई डी टी टू लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे ई का कांस्टेंट और आ रहा है जिससे मीन पोजीशन शिफ्ट होगी, उससे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा सजेशन कभी भी है कि आपको दिख रहा है कि डी टू क्यू बाई डी टी टू क्यू के प्रोपोर्शनल है लेकिन एक कांस्टेंट आ रहा है। पिछली बार जब देखा था तो डी टू क्यू बाई डी टी टू का वैल्यू सीधा माइनस क्यू बाई एल सी बन रहा था और कुछ भी प्लस ई या प्लस कांस्टेंट कुछ नहीं था। तो यहां पे कोई भी अलग से कांस्टेंट नहीं है, जबकि इस सवाल में एक कांस्टेंट अलग से आ गया है। तो आप इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, उससे क्या फायदा होता है,
ये जो कांस्टेंट के एक्स्ट्रा टर्म है ये डिफरेंशिएट करने से गायब हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से सवाल इजियर फिर से आ जाता। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो L d2i बाई dt2, क्योंकि एक बार di बाई dt लिखा उसको डिफरेंशिएट करेंगे d2i बाई dt2 हो जाएगा, इज इक्वल टू E का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस चार्ज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dq बाई dt विच इज i। तो चार्ज को लिख दिया डिफरेंशिएट करके i और यहां c, तो आपको दिखने लगा d2i बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई LC इंटू आई। आपने कहा पिछली बार चार्ज का फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है, अब की करंट के फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव करंट के प्रोपोर्शनल है, तो करंट में SHM हो रहा है, यानी करंट ऑसिलेट कर रहा है कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ। तो इसमें ओमेगा का वैल्यू फिर से 1 बाय रूट LC हो गया। अब चार्ज कर रहा है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है कि करंट ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर करंट ऑसिलेट कर रहा है तो करंट का फंक्शन हम तुरंत बना सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे कैसे पता चला फंक्शन साइन ओमेगा टी बनेगा? क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 करंट का आंसर 0 था, इसलिए मैंने तुरंत साइन। आपके दो ही ऑप्शन आपको लेके चलने, अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा होता फंक्शन तो कॉस बना देते, और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइन बना देते। तो साइन ओमेगा टी लिख दिया। इसमें आई नॉट का वैल्यू अभी मालूम नहीं है, वो भी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, तो चार्ज का फंक्शन होना चाहिए था EC, यानी EC का वैल्यू ही है आई नॉट बाय ओमेगा। तो आई नॉट बाय ओमेगा की जगह EC लिख दे तो चार्ज का फंक्शन आ गया EC 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और करंट का फंक्शन आ गया ओमेगा साइन ओमेगा। इसको थोड़ा रियलाइज करना, नेक्स्ट टाइम इसको फिर से बताएंगे। नमस्कार।